गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे, मॉडुलस में प्रैक्टिस भी की होगी शायद। अभी तक आप लोगों को केसेस वगैरह में थोड़ा बहुत परफेक्शन हो गया होगा। वैसे केस बनाने में परफेक्शन अभी तक हो जाना चाहिए, करेक्ट? सो हम लोग लास्ट क्लास में ले रहे थे प्रॉपर्टीज़, तो एक आध प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि ए और बी कोई भी रियल नंबर है। ए और बी क्या है? रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। इसका मतलब है आर मतलब रियल नंबर, इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा है। और इसको ऐसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर। अगर ऐसा है, इस पैटर्न में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, या फिर ऐसा लिखा हुआ है ए लेस देन मॉड एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए, और इधर कितना लिखा हुआ है बी, सही है। देन दोनों ही केस अगर आपके सामने कभी भी आ जाएं, देन x बिलोंग्स टू व्हाट, तो लिखेंगे से माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी। यू मस्ट रिमेंबर, जब भी आपके पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। सर बोले कहाँ से आया? तो आप देखिए, ये तो हमारे पास बेसिक लॉजिक है। बेसिक लॉजिक कैसे है? क्योंकि एक बार हम इधर से सॉल्व करें, एक बार इधर से सॉल्व करें, फाइनली इंटरसेक्शन ले लें। इसी प्रकार से एक बार इधर से सॉल्व करें, एक बार इधर से सॉल्व करें, फाइनली इंटरसेक्शन ले लें, तो यही हमारा आंसर आएगा माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमसे ऐसे पूछा जाए, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इफ, इधर लिखे 3 लेस देन मॉड एक्स, इधर लिख दे 4। तो जब ए और बी पॉजिटिव होंगे तो ये प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंट काम करेगी। अगर कुछ और होगा तो बेसिक प्रिंसिपल है कि एक बार इधर से सॉल्व करेंगे, एक बार इधर से सॉल्व करेंगे, फाइनली हम लोग क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। सो इसका आंसर अगर हमसे कोई डायरेक्ट पूछे तो हम क्या लिखेंगे बेटा? x बिलोंग्स टू माइनस बी, बी का वैल्यू यहां पर कितना लिखा हुआ है 4, तो माइनस 4 कॉमा माइनस 3 यूनियन 3 कॉमा 4। दैट्स अवर आंसर। जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका बेसिक क्या है? एक बार इधर से सोल्व करो, एक बार इधर से सोल्व करो, फाइनली क्या ले लो? इंटरसेक्शन, करेक्ट? सो इस टाइप से भी हमें सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक और सवाल मैं इस तरफ लिखूं, अगर ऐसा लिखा हुआ हो, मान लीजिए इधर लिखा हुआ है कितना, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ 2 लेस देन एक्स स्क्वायर और इधर लिखा हुआ 3, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2 है, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 3 है, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह है। तो ऐसा है, इफ एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 2 to 3, देन एक्स लाइज बिटवीन व्हाट। तो हम लोग बच्चा क्या करेंगे? डायरेक्ट हमको यहां पर बी स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 3 है, तो बी का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस √3 होगा। तो यहां से हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट दे देंगे, x बिलोंग्स टू कितना? माइनस, इधर वाला पहले लिखेंगे माइनस √3 कॉमा माइनस √2 यूनियन √2 से लेकर √3। दैट्स अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल फ्रिक्वेंट यूज कर सकते हैं, हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर ए और बी पॉजिटिव है तो हम जल्दी से आंसर लिखेंगे, और अगर ए और बी नेगेटिव है या कुछ और है उस पैटर्न में लिखा हुआ है, तो फिर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिक से। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, करेक्ट? सो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी थी, मॉडुलस की फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख लिया। ऐसा भी कर सकते हैं। सो लेट ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन अगर ऐसा है, मैं यहां पे लिख देता हूं इफ एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन ए स्क्वायर से लेकर बी स्क्वायर के बीच, या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होगा? मॉड एक्स, और अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा? मॉड ए, और अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब मॉड बी। मतलब मैंने इसको इसकी सहायता से लिखा है। मतलब चाहे ये पैटर्न में क्वेश्चन दे,
चाहे इस पैटर्न में क्वेश्चन दे, आंसर हमारा सेम आएगा। सही है। खास बात ध्यान रखने वाली योग्य क्या है, ए और बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे, फिर हम इसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स पे जाएंगे, बाई डायरेक्शनल इनइक्वलिटी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार इधर से और एक बार इधर से। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास मॉडुलस में जनरेट होते हैं। तो मॉडुलस की हम लोगों ने प्रॉपर्टी देख ली, मॉडुलस के केस मतलब मॉडुलस को ओपन करना सीख लिया कि मॉडुलस को ओपन कैसे किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों में हमें परफेक्शन चाहिए। प्रॉपर्टीज जितनी मैंने आपको इनलिस्ट करा दी, दैट सफिशिएंट प्रॉपर्टी फॉर मॉडुलस। उसके अलावा आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखें, आप कहीं का भी क्वेश्चन लगा सकते हैं इन मॉडुलस से। इज इट क्लियर? अगर आपसे प्रॉपर्टी याद नहीं आ रहा है तो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे। एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? मॉडुलस का केस बनाना। केस इज ए बेसिक मेथड टू सॉल्व मॉडुलस। क्लियर? सो अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो मैं अब इसे रफ कर दे रहा हूं। करेक्ट? सो दिस इज आवर क्वेश्चंस और ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो अब जो भी नंबर है, नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी है आप इसे नोट डाउन कर लें। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब वैसे तो मैं इस मॉडुलस पे दोबारा आऊँगा, अभी तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इनइक्वलिटीज़ पे भी मैं दोबारा आऊँगा, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें अगर मैं आपको अभी बता दूँ तो फिर वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। आप लोग 10th पास बच्चे हैं, इसीलिए एकदम से सारी चीज़ नहीं बतानी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर? फिर भी हम लोग बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ मॉडुलस। ग्राफ ऑफ मॉडुलस, ये आपको आइडिया देना बहुत जरूरी है। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या करते हैं हम? y बराबर क्या होता है? fx एंड बराबर क्या मानते हैं हम लोग? mod x। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या होता है? इनपुट, और ये हमारा क्या होता है? आउटपुट। जब इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा। तो हमने वही 9th-10th स्टैंडर्ड में जो एक डब्बा मेथड यूज करते थे वही हम लोग करते हैं। एक तरफ इनपुट लेते हैं, इधर x लिख दिया, इधर y लिख दिया, इधर x की वैल्यू डालते जाइए और किसकी वैल्यू निकालते जाइए? y की। x बराबर 0 रखा, y का वैल्यू कितना? 0। 0 रखा, y का वैल्यू 0। 1 रखा, 1 ही आएगा। 2 रखा, 2 ही आएगा। 3 रखा, 3 ही आएगा। -1 रखा, अगर x की जगह -1 रखा तो ये मॉड इसे क्या कर देगा? पॉजिटिव, क्योंकि मॉड का आउटपुट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। -2 रखा तो ये 2 आ जाएगा। -3 रखा तो ये 3 आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। हमारी इनपुट में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर डेफिनेटली सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आ रही है। करेक्ट? सो y बराबर fx बराबर कितना? mod x। अच्छा, ये अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो ये मेथड एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसके बाद बहुत सारे मेथड होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के, वो हमें बाद में सीखने हैं, लेकिन ये हमारा एकदम बढ़िया तरीका है जो हम लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड तक फॉलो भी करते हैं हम लोग, और आगे भी जरूरत पड़ती है तो फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? इनपुट रखा और आउटपुट निकाल लिया। करेक्ट? तो इसका मतलब जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आ रहा है, लेकिन आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। इनपुट पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। मतलब जितना पॉजिटिव केस में जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, लेकिन नेगेटिव में जितना इनपुट है उसी का पॉजिटिव हो जा रहा है, क्योंकि मोड जो होता है वो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइज, अब हम लोग एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, और एक्स वाई प्लेन में जितनी भी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है इसको हम लोग बना लेते हैं। तो सर कैसे बनाएंगे? ये मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जरा ध्यान दीजिए बच्चा। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास x बराबर 0 है, दिस इज 0। फिर मेरे पास 1 है, फिर मेरे पास 2 है, फिर मेरे पास 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, एंड चलता जा रहा है। अच्छा,
y पर वैल्यू कौन कौन सी आई है, एक तो 0 ही है, और फिर अगला वैल्यू है 1, फिर 2, फिर 3, चलता जा रहा है। इधर -1, y नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव में हम लोग दिखाएंगे नहीं, इसलिए मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा, जब x बराबर आपने 0 दिया तो y भी 0, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 1, तो ये पॉइंट मिल गया, दिस पॉइंट। फिर x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 2, तो इधर से इधर गए और इधर से इधर गए, तो ये पॉइंट आ गया। फिर x बराबर 3, y बराबर 3, तो फिर इधर से यहां गए और इधर से यहां गए, तो ये पॉइंट मिल गया, और आगे भी पॉइंट मिलते जाएंगे। करेक्ट। इधर x बराबर -1, x बराबर -1, y बराबर 1, -1 पे भी वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर x बराबर -2 पर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें, और ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो फंक्शन था वो था y बराबर क्या था, mod x। अच्छा, कहीं भी 2 डिग्री नहीं थी, मतलब x पे भी डिग्री 1 है, y पे भी डिग्री 1 है, इसका मतलब ये एक लीनियर है, लीनियर ग्राफ बनेगा। इसकी जो डिग्री है वो है लीनियर, क्योंकि x और y दोनों में डिग्री कितनी है, 1। इसीलिए अगर आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे तो लीनियर के अंदर एक खासियत होती है कि जितने भी पॉइंट्स आए हमारे पास, उनको हम लोगों ने देखा और इनको प्लॉट किया, तो जितने भी पॉइंट आए, अगर हमारा दिया गया क्वेश्चंस या फिर दिया गया ग्राफ या दिया गया फंक्शन वो अगर लीनियर फंक्शन है x और y का, तो हमेशा कोई भी 2 बिंदुओं को जोड़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन से ही जुड़ेंगे। आई रिपीट, किससे जुड़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ही जुड़ेंगे। तो बेटा, अगर आप इस पॉइंट को जोड़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन, सबको एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगी, और ये आगे तक चलता जा रहा है, इसीलिए हमने एरो दिखा दिया। इसी प्रकार ये भी सारे पॉइंट जो है वो किससे जुड़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ही जुड़ेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये जो मेरा व्हाइट चौक से दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा ग्राफ है y बराबर किसका, mod x का। क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया, आप x के डाटा डालते गए और y के डाटा आपको मिलते गए, x की वैल्यू डालते गए और y के डाटा मिलते गए। x यहां पर इनपुट की तरह काम कर रहा है और y यहां पर आउटपुट की तरह काम कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। सो जरा ध्यान दीजिए बेटा, x और y के आधार पे हमने बना लिया ग्राफ, किस शेप का है, दिस इज द शेप V4 विक्ट्री, ये विक्ट्री का सिंबल है। सो mod x का जो ग्राफ है वो विक्ट्री है, क्या है, विक्ट्री है, V4 विक्ट्री। मतलब किस शेप का ग्राफ होता है mod x का, इसको हम लोग ऐसे मेमोराइज कर लेंगे। इसका जो शेप होता है, शेप, वो किस शेप का होता है, दैट्स V शेप। V शेप, V मीन्स, दिस इज कॉल्ड V मीन्स विक्ट्री, ऐसे याद रखेंगे, V मीन्स विक्ट्री। आई होप दिस इज क्लियर। किस शेप का होता है mod x का, y बराबर mod x का ग्राफ, y बराबर mod x का ग्राफ किस शेप का होता है, V शेप, दैट्स कॉल्ड V मतलब हिंदी में लिख देता हूं, दिस इज V शेप, V आकृति का होता है। एंड दिस इज द सिंबल, जब आप IT में सेलेक्ट होंगे या फिर आप कोई दुनिया में बड़ा काम करेंगे तो हमेशा दिस इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री। इज इट क्लियर और नॉट, फाइन, सही है। सो mod x का ग्राफ ये हमने बना लिया, y बराबर mod x का जो ग्राफ बनता है वो किस शेप का बनता है, V शेप का बनता है, करेक्ट। सो ये तो हमने इसको डिटेल देखा, इसमें इनपुट के डाटा रखे और इनपुट रखने से हमें उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिली, y वैल्यू मीन्स आउटपुट वैल्यूज मिली। इज इट क्लियर और नॉट, सही है। तो आप इसे उतार लें, करेक्ट। मोड का जो शेप होता है, mod x का जो शेप होता है, वो शेप हमें याद रखना है, वो किस शेप का होता है, किस शेप का होता है भाई, V शेप होता है, और V फॉर विक्ट्री। तो इसे आप उतार सकते हैं, क्या मैं इसे मिटा दूं, चलिए इसे मिटा देते हैं। अच्छा बोले साहब क्या सारे ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे, तो मैंने बोला अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या फिर अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप काम सही कर रहे हैं, आपको ऐसे ही बनाना चाहिए, करेक्ट।
किसी का भी ग्राफ अगर आपको कहीं भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया क्लिक नहीं कर रहा है तो आप इस तरह से बनाना डेफिनेटली सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं। क्लियर और नॉट? सही है। अच्छा, इसी को हम लोग थोड़ा सा अब फास्ट कैलकुलेशंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास है y बराबर एफ एक्स होता है, y बराबर एफ एक्स होता है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y बराबर एफ एक्स बराबर कितना? मॉड x है। y बराबर एफ एक्स बराबर क्या है? मॉड x है। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया कि मोड का जो ग्राफ होता है वो किस शेप का होता है, तो हमें याद रख लिया कि वो साहब वी शेप का होता है। वी फॉर विक्ट्री, करेक्ट। सो आज के बाद अल्टरनेट, ALT मतलब ऑल्टरनेट तरीका टू ड्रॉ द ग्राफ, मतलब जैसे हम फास्ट बनाएंगे, ट्रिकी अप्रोच। कौन सा अप्रोच? ट्रिकी अप्रोच, ट्रिक टू ड्रॉ द ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे साहब? ये मोड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के जीरो करो। हाँ सर, ये तो हम लोग वहां भी करते थे। सर कहाँ करते थे? जब हम लोग क्या बनाते थे, मॉड्यूलस के केसेस बनाते थे, वहां भी हम पकड़ के जीरो करते थे। वहां यही काम यहां करना है, पकड़ के जीरो किया तो वैल्यू कितनी आई? x बराबर 0। x बराबर 0 ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होता था। और हमें पता है कि मोड का जो शेप होता है ना वो V शेप होता है। कौन सा शेप? V। अभी तक जब तक कुछ नहीं बोला जाए, मॉड x का जो शेप होता है वो V शेप होता है। कौन सा शेप? V। तो एक काम करो, x बराबर 0 ढूंढो, x बराबर 0 को प्लॉट कर दो। x बराबर 0 यहां है क्योंकि ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x बराबर 0 को प्लॉट करो, जो भी पकड़ के जीरो किया, और वहां पर V बना दो। क्या बना दो? V आकृति बना दो। ये लो साहब, बन गया ग्राफ। x बराबर 0, x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट, और प्लॉट x बराबर 0, प्लॉट x बराबर 0 एंड वहां पर V शेप बना दो या V शेप बनाओ। वही हमारा ग्राफ हो गया। बोले साहब ठीक है, मान ली बात आपकी। क्या बोले हर बार ऐसा करेंगे? तो मैंने बोला हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सिंगल मोड है तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। तो एक और बताइए फिर, तो y बराबर मॉड x माइनस 2, y बराबर मॉड x माइनस 2, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है। इसको पकड़ के क्या किया? 0। इसे पकड़ के क्या किया बेटा? 0। तो x माइनस 2 बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना? 2। यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमारे को x बराबर 2 देखना पड़ेगा। x बराबर 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो साहब बोले पॉजिटिव है, तो ओरिजिन के राइट साइड आएगा, ये 0 है और ये x बराबर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस x बराबर 2 पर लॉजिक क्या था? जो क्रिटिकल पॉइंट आए उस क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो और वहां पर V शेप बनाओ। तो ये x बराबर 2, इसी पर V शेप बना दिया। ये लो साहब, ये जो ग्राफ बना है पीला वाला, ये y बराबर मॉड x माइनस 2 का है। इंटरेस्टिंग, y बराबर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ भी बन गया। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉजिक आपको शायद समझ में आया होगा कि जो भी मोड के अंदर की क्वांटिटी है उसे पकड़ के क्या कर दो? 0, और उसको प्लॉट कर दो x एक्सिस पे, वही हमारा ग्राफ होगा। आप इसे उतार लें। लॉजिक एक बार फिर से बोलूं कि जो भी मोड के अंदर की क्वांटिटी है, सिंगल मोड की बात कर रहा हूं अभी, पकड़ के क्या करो? 0, और उस क्रिटिकल पॉइंट को क्या कर दो? प्लॉट कर दो, और वहीं पर क्या बना दो? V शेप बना दो। कौन सा शेप बना दो? V शेप। तो वही हमारा किसका ग्राफ होगा? उस पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? सो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो बोले सर एक दो एग्जाम्पल और कराओ, अभी हमारा आइडिया नहीं लगा है। हाँ ठीक है, आइडिया नहीं लगा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल एक नहीं बहुत सारे करवाए जाएंगे आपको। सही है? अच्छा, तो जरा ध्यान दीजिए आप, और एग्जाम्पल दिया। y बराबर मान लीजिए मॉड x प्लस 3/2 है, इसका वे ग्राफ पूछे कोई, y बराबर मॉड x प्लस 3/2 है, तो व्हाट इज द लॉजिक? सर आपने कहा था मोड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के 0 कर दो। सर कर देते हैं, पकड़ के 0 किया तो x का वैल्यू माइनस का 3/2 आया,
ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर ये तो नेगेटिव है। तो x बराबर -3/2 को प्लॉट करो, कर दिया। उसके बाद का लॉजिक क्या था? सर इसी पर v बना दो, इसी पर क्या बना दो? v। तो ये लो साहब, दिस एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x प्लस 3/2। फिर अगर आपसे कोई और कहे कि साहब y बराबर मॉड x प्लस 7 का ग्राफ बनाओ, तो बिल्कुल अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। इसे पकड़ के जीरो करो, x का वैल्यू -7। तो ये लो साहब -7, x बराबर -7, और इस -7 पे ही क्या बना दो? v शेप बना दो। क्या बना दो? v शेप। ये लो आपका ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x प्लस 7। ये आइडियाज हैं, इन आइडियाज के माध्यम से हम लोग क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्राफ। सो दीज आर द ग्राफ रिलेटेड टू दिस मॉडुलस। ये मैंने आपको बेसिक्स ग्राफ बताए अभी मॉड के। इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बाद में बताऊंगा। करेक्ट? सो मॉड एक्स का ग्राफ किस शेप का होता है? वी शेप का। अभी तक के लिए हम इतना ही, हमारे को अब इतना ही ज्ञान रखेंगे अभी तक कि सर ने ऐसे ही बताया था कि सिंगल मोड है तो क्या होगा। करेक्ट? सही है। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो इसे में मिटा दिया जाए। करेक्ट? चलिए इसे मिटा दिया जाए। अब एक छोटा सा पहले मैं एक टॉपिक लूंगा, उसके बाद में आऊंगा इन चीजों पे। करेक्ट? सही है। एक नोट करके मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले सब टॉपिक आइडिया देता हूं आपको। एक होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? एक कहीं भी आपको इस टाइप की लैंग्वेज दिखाई देगी, डोमेन। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? डोमेन क्या होता है? तो डोमेन का हिंदी में मतलब होता है प्रांत। प्रांत का भी हिंदी मतलब होता है राज्य, और राज्य का अंग्रेजी में नाम होता है स्टेट। तो डोमेन स्टेट होता है। करेक्ट? डोमेन क्या होता है? स्टेट होता है। सो ठीक है, बोले साहब कैसे, बताइए क्या कर दिया आपने? हाँ, मैंने डेफिनेटली डोमेन का मतलब आपको हिंदी में बताया। दैट्स कॉल्ड प्रांत। और प्रांत को पहले, प्रांत राज्य को पहले हम लोग प्रांत बोलते थे, प्रोविंस, और उसके बाद राज्य का अंग्रेजी हमने कन्वर्ट कर दिया स्टेट। दो तो आप भी जानते हैं, मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, होता ही है। तो बोले साहब क्या? तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, क्योंकि आप लोग पहली बार डोमेन के बारे में सुन रहे हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए एक मेरा एग्जांपल लेते हैं। मैं स्टेट, कौन से स्टेट में हूं? मान लीजिए मैं राजस्थान में हूं। आई बिलोंग टू द राजस्थान। या फिर मैं बिहार में हूं। जैसे आपको जो भी लगे, बिहार माने, दिल्ली माने, राजस्थान माने। मान लीजिए मैं राजस्थान में हूं या बिहार में हूं, जैसा भी आप उचित समझें उसी को भी आप अपना स्टेट बोलते हैं। सभी हमारे स्टेट हैं। वी आर ऑल आर इंडियंस। करेक्ट? सो मान लीजिए मैं स्टेट की बात करूं, तो मान लीजिए मैं राजस्थान स्टेट से हूं। करेक्ट? तो राजस्थान स्टेट में हूं, तो मैं जो राजस्थान सरकार की बेनिफिट्स हैं या पॉलिसीज हैं या राशन कार्ड है, वो मेरे पास, मेरा जो डोमिसाइल है वो राजस्थान का है। मान लीजिए मुझे कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना है जो राजस्थान गवर्नमेंट की है, तो मान लीजिए कि मैं बिहार से हूँ। अब मैं बिहार से बन जाता हूँ और राजस्थान में मुझे अप्लाई करना है, तो मेरे को उसके कम बेनिफिट्स मिलेंगे बजाय जो बंदा राजस्थान का होगा। क्यों? क्योंकि जो डोमिसाइल है, मेरा डोमिसाइल तो बिहार है, और मुझे नौकरी के लिए अप्लाई कहाँ करना है? राजस्थान में अप्लाई करना है। तो अप्लाई मुझे राजस्थान में करना है, तो मेरे को जो बंदा राजस्थान का है उसको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे बनिस्बत मुझसे। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मान लीजिए। सही बात है। क्यों? क्योंकि मैं जो डिफाइन हूँ, मेरा जो राशन कार्ड या मेरा जो डोमिसाइल है, मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र, वो बिहार स्टेट के लिए वैलिड है। समझिएगा मेरी बात।
या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पहले, अभी तो आजकल तो कोई भी सिम कहीं भी यूज करो, पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता था तो रोमिंग ऑन हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो सिम जो होता था जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता था उसी के लिए उसके बेनिफिट्स मिलते थे। जो ही वो दूसरे स्टेट में एंट्री करता था तो उसके जो चार्जेस या फिर जो कंडीशंस थी वो बदल जाती थी। समझिएगा मेरी बात। इसका मतलब जो सिम, जो सब्सक्राइबर उस जिस स्टेट के लिए डिफाइन था उसी के लिए होता है। अगर वो दूसरे स्टेट में मूव करता है तो फिर दिक्कत होती है। सही है? फिर वो ऐसा नहीं है कि वो जाने नहीं दिया जाएगा, जाने को तो विदेश भी जा सकते हैं आप लोग, कहीं भी जा सकते हैं, जाने का तो कोई वो है ही नहीं, इश्यू नहीं है। लेकिन फिर जहां जाओगे फिर वहीं के रूल एंड रेगुलेशंस या फिर जो चार्जेज होंगे वो लगेंगे। इसका मतलब जैसे हम लोग एक पर्सन की बात करी, मैंने मेरी बात करी, आप अपनी बात करें, उसी हिसाब से मैथमेटिक्स में भी हमें, जैसे मैं फिर बोलूं कि मैं किस स्टेट के लिए डिफाइन था या मेरा सिम किस स्टेट के लिए डिफाइन है, तो मैं बोलूंगा बिहार या फिर राजस्थान के लिए डिफाइन है या दिल्ली के लिए डिफाइन है। ठीक, मतलब मैं उसी में डिफाइन हूं। अगर मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो मेरी जो कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। समझिएगा मेरी बात। इसका मतलब यहां भी जो फंक्शन है वो डिफाइन करना है। क्या करना है? डिफाइन। क्या करना है? डिफाइन। सो डोमेन का मतलब प्रांत, प्रांत मतलब राज्य, राज्य मतलब स्टेट। एक स्टेट में एक आदमी को आप डिफाइन कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि वो डिफाइन कहां है, किस स्टेट में डिफाइन है। वो डिफाइन होगा वही स्टेट डोमेन कहलाती है। करेक्ट और नॉट? तो जैसे हमने एज ए पर्सन को हमने डिफाइन किया तो वो उसी में डिफाइन हो जाएगा, तो उसका डोमेन हो जाएगा, मतलब वो उसका स्टेट हो जाएगा, मतलब वो उसका प्रांत हो जाएगा। उसी हिसाब से आप फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज कब डिफाइन है, तो वो उसका स्टेट हो जाएगा। तो मतलब हमें अल्टीमेटली डिफाइन करना है। क्या करना है? डिफाइन। डिफाइन मतलब परिभाषित करना है। करेक्ट? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, the set of values of x for which the given function is completely defined। ध्यान दीजिएगा। द सेट के बारे में हमने सीखा है। सेट का मतलब कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन मतलब ऐसी चीजें जिसके कारण वो डिफाइन हो। करेक्ट? तो एक और बात मैं बताऊं आपको कि ये सेट क्यों बोला। जैसे मान लीजिए हमको बाहर जाना है, विदेश में जाना है, तो विदेश में जाने के लिए आपके पास एक वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और एक टिकट होना चाहिए। ये तीन चीजों का कलेक्शन हमें फॉरेन भेज देगा। क्लियर? अगर इनमें से कोई भी चीज शॉर्ट आउट हुई तो हम नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब हमने यहां पर क्या बोला? सेट। कौन सी वैल्यू का सेट बोला? एक्स। एक्स क्या होता है साहब? इनपुट होता है। इनपुट होता है मतलब किसका कलेक्शन करना हमको? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की उन वैल्यू का कलेक्शन फॉर विच द गिवन, जिसके लिए, हिंदी बोल रहा हूं, हमें एक सेट बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है, for which the given function is completely defined। I hope this is clear। So एक completely define करने के लिए हमें x की वैल्यू का क्या बनाना है? सेट। तो the set of values of x for which is completely defined। define मतलब परिभाषित करना। परिभाषित करना मतलब उसे डिफाइन होना चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं बचना चाहिए कि वो नॉट डिफाइन हो रहा है। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई कारण नहीं बचना चाहिए कि वो नॉट डिफाइन हो रहा है। सही है? तो कौन सी वैल्यू का सेट चाहिए? एक्स की वैल्यू का सेट चाहिए। तो ठीक है साहब, परिभाषित कर देंगे हम उसको, तो वो हमारा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, मैंने ऐसे लिखा एफ एक्स बराबर 1/x - 4। मुझे इसका डोमेन चाहिए। तो कौन सी वैल्यू चाहिए? x। तो मैं यहां देखूं कि x का वैल्यू
क्या क्या मैं यहां रख सकता हूं जिससे ये डिफाइन हो, और या फिर ऐसा कौन सा वैल्यू नहीं रख सकता कि ये अनडिफाइन हो जाए। तो मैंने मान लीजिए 1 रखा, 1 - 4 - 3, 1/-3 डिफाइन है। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू यहां 4 रख दूं तो 4 - 4 कितना, 0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूं, एक 4 ही मात्र एक ऐसा वैल्यू है जिसकी वजह से ये अनडिफाइन हो जाएगा पूरा फंक्शन, मतलब कौन, fx। तो 4 को वहां से क्या कर दो, हटा दो, मतलब 4 नहीं होना चाहिए। 4 नहीं होना चाहिए मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो मैं यहां लिखूं fx इज डिफाइन फॉर x इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, ये इसका डोमेन है। मतलब 4 को हटा दो, तो किस में से हटा दें, ये हमारे पास टोटल रियल नंबर है, इधर प्लस इन्फिनिटी जाता है, इधर माइनस इन्फिनिटी जाता है, इधर छोटा सा 0 और इधर x बराबर कितना है, 4। इस वजह से ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। तो इस पे हमने गोला लगा दिया, मतलब टोटल में से 4 को हटा दो, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल कितना होता है, r, और r में से मात्र एक आदमी है उसको निकाल दो, जिस आदमी का नाम कितना है, 4। क्यों निकाल दो, इस बात को समझिए, क्योंकि अगर 4 रहेगा ना तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, डिफाइन चाहिए। डिफाइन वैल्यू का कलेक्शन, मतलब 4 के अलावा ये हर जगह डिफाइन होगा। दिस इज D फॉर डोमेन, दिस इज D फॉर डोमेन। R मतलब टोटल रियल नंबर में से किसको हटा दिया, 4 को हटा दिया। इज इट क्लियर और नॉट। सो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन मतलब हमें अल्टीमेटली कौन सी वैल्यू का कलेक्शन बनाना है, जिसके लिए हमारा दिया गया फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। डिफाइन वैल्यू का ही हमें क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है, जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। कंप्लीटली डिफाइन मतलब ऐसा कोई भी कारण नहीं बचना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए। ऐसा कोई भी कॉज नहीं बचना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट। सो ये बात आप अच्छे से नोट करिए। अच्छा, x, आपको ये बात पता है कि fx किसके बराबर होता है, y। तो ये इधर का मोहल्ला जो होता है x वाला, वो इनपुट होता है, इसीलिए x जो होता है वो इनपुट का सेट बनाना है। तो मतलब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, लेनी कौन सी वैल्यू है, वो हमारा क्या होता है, इनपुट्स होता है। क्या होता है, इनपुट्स होता है। तो इस बात का मतलब आप समझिए। तो इसका मतलब डोमेन कौन सी वैल्यू का कलेक्शन होता है, x की वैल्यू का कलेक्शन होता है। क्लियर, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब हम ये भी देख सकते हैं, अगर एक और बात बताइए बेटा, एक और बात बताइए। जैसे मान लीजिए, देखिए बेटा, ये डोमेन वगैरह हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको ये इस टाइप की लैंग्वेज आए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये बातें बताई जा रही है। अच्छा, ये बताओ, ऐसे ही में डोमेन में अगला पॉइंट है, डोमेन इज डिफाइंड ऑन एक्स एक्सिस। डोमेन जो डिफाइन होता है ना, वो कहां डिफाइन होता है, एक्स एक्सिस पे डिफाइन होता है। किसका डोमेन, तो फंक्शन का डोमेन। इतना तो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई किसके डोमेन की बात कर रहे हैं, फंक्शन के डोमेन की बात कर रहे हैं। सर ये बात समझ में नहीं आई, डोमेन इज डिफाइंड ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट मैं ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं। दिस इज पॉइंट इज ग्राफिकली, मतलब सीधा सीधा है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पर अगर पूरी तरह से फैला हुआ है तो उसका डोमेन आर होगा। क्या बोला, हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ जो है वो पूरी तरह से एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है या नहीं। अगर फैला हुआ तो डोमेन आर हो जाएगा, अगर जितना फैला हुआ उतना ही डोमेन हो जाएगा। तो इसका मतलब समझते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके पास लूं, मैंने आपके समक्ष एक ग्राफ लिया, ये 0, ये x, और मैंने इतना ग्राफ बनाया,
ये किसी का ग्राफ था, y बराबर fx का था। ये वैल्यू 1 थी और ये वाली वैल्यू 2 थी। ये जो गए, ये लाइन है y बराबर fx, 1 से 2, ये किसकी वैल्यू है, x की, और x बराबर 1 और x बराबर 2। मुझे कोई कहे कि भाई ये लो ग्राफ, एक ग्राफ को देख के बताओ कि इस y बराबर fx का डोमेन क्या, समझिए बच्चा। तो इसका जो डोमेन होगा ना, डोमेन हम लोग कहां देखते हैं, x एक्सिस पे देखते हैं। डोमेन इज डिफाइंड ऑन x एक्सिस। अच्छा तो बताओ ये ग्राफ x एक्सिस पर कितना फैला है। सब हमेशा हम लेफ्ट से काम करते हैं कोई भी इंटरवल लिखने के लिए। सबसे लेफ्ट में यहां पर क्या इसके आगे ग्राफ है, नहीं, तो x बराबर 1 पे ग्राफ है और 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या 1 शामिल है, यस। तो 1 पर हमने क्लोज लगाया और 2 पर भी क्या लगाया, क्लोज। तो इसका डोमेन हो गया, x का मान जो हो गया वो 1 से लेकर 2 के बीच में हो गया, जिसमें 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। शायद ये बात समझ में आई होगी। तो इसीलिए मैंने वहां लिखा है ग्राफिकली। अगर मतलब फंक्शन का कोई आपको ग्राफ दे दे तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि देखेंगे कि भाई इसके अंदर x एक्सिस पर ये ग्राफ सबसे लोवेस्ट कितना है और सबसे हाईएस्ट कितना है। हमें y का वैल्यू नहीं देखना है, हमें किसका वैल्यू देखना है, x का वैल्यू देखना है। मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमारे ग्राफ का x एक्सिस पर कितना है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारे ग्राफ के ऊपर कितना है। आई होप दिस इज क्लियर। सो डोमेन के लिए हमने देखा कि डोमेन कहां डिफाइन होता है, तो वो x एक्सिस पे डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल आपके समक्ष यहीं पे लिखूं, ऐसा लिखूं और इस पर गोला लगा दूं एंड दिस इज -3 और यहां पर मान लीजिए 2, ये 0 है और ये अगेन द ग्राफ इज y बराबर fx का है। और हमसे कोई कहे कि भाई ये ग्राफ लो और आप इसका क्या बताओ, डोमेन बताओ, फाइंड डोमेन, क्या बताओ, डोमेन बताओ। तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें देखेंगे कि भाई x एक्सिस पर इस ग्राफ का सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या। तो आप देखिए साहब, इसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू -3 है, लेकिन सर -3 में ग्राफ में गोला लगा रखा है। और गोले का मतलब अगर आपको याद आ रहा है तो अगर किसी भी ग्राफ में अगर गोला लगा रखा है तो उसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। क्या होता है, एक्सक्लूडेड, मतलब वो पॉइंट उसमें शामिल नहीं है। तो क्या -3 इसके अंदर शामिल है, नो। तो कौन से इंटरवल का इस्तेमाल करो, कौन से ब्रैकेट का इस्तेमाल, ओपन। -3 से लेकर कितना, 2, क्या 2 शामिल है, यस। इसीलिए 2 पर कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया आपने, क्लोज इंटरवल का, क्लोज बड़ा ब्रैकेट का। मतलब -3 और 2 के बीच में सारी वैल्यू शामिल है, -3 शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है। तो आई होप दिस इज क्लियर। डोमेन जो है वो डिफाइन होता है कहां पर, x एक्सिस पर, ग्राफिकली। मतलब हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि उस ग्राफ का, उस फंक्शन के ग्राफ का कि x एक्सिस पर कितना अधिकार है, कितनी तरीके से वो फैला हुआ है। x एक्सिस पर उसकी छाया देखेंगे, ये इसकी क्या है, छाया है, दिस इज कॉल्ड शेडो। ये इसका शेडो है कि x एक्सिस पर ये कितना फैला हुआ है, करेक्ट और नॉट। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको इसका बताऊं डोमेन का, तो इसे एक बार मिटा देता हूं, आप इसे नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें, करेक्ट। सो फाइन।